तो थ्योरी ऑफ गेम्स में हम क्या देखते हैं कि जनरली अगर किसी फर्म की डोमिनेंट स्ट्रेटजी होती है तो फर्म उसी के हिसाब से चलती है। डोमिनेंट स्ट्रेटजी को हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। अब रियल लाइफ में ओलिगोपोली मार्केट में फर्म्स का आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है और ज़रूरी नहीं होता कि हर फर्म की डोमिनेंट स्ट्रेटजी एग्जिस्ट करती हो। तो उस केस में क्या होगा, फ़र्म ने अगर किसी वेरिएबल के बारे में कोई डिसीजन लेना हो, प्राइस के बारे में या आउटपुट के बारे में या एडवर्टीज़मेंट के ऊपर पैसा खर्च करें या ना करें या कितना ज़्यादा करें या ना करें, तो उस केस में किसी फर्म का जो डिसीज़न होता है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि दूसरी फर्म का डिसीज़न क्या होगा। इफ़ देयर आर टू फर्म्स ए एंड बी, तो ए फर्म ने अगर ए फर्म की कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी एग्जिस्ट नहीं करती तो ए फर्म ये देखेगी कि बी फर्म जो है वो क्या डिसीज़न ले सकती है, बी फर्म की डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या है। तो उस केस में ये नैश इक्विलिब्रियम जो है इसका कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। नैश इक्विलिब्रियम जो है ये एक अमेरिकन एक मैथमेटिशियन और इकोनॉमिस्ट थे, जॉन एफ नैश। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट, उन्हीं के नाम के ऊपर ये कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हुआ है। तो जॉन एफ नैश क्या कहते हैं कि देयर कैन बी एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन इन विच गिवन द स्ट्रेटजी ऑफ द राइवल फर्म ईच फर्म डज बेस्ट व्हाट इट कैन डू। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी फर्म की अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है तो गिवन द स्ट्रेटजी ऑफ द राइवल फर्म, कि राइवल फर्म की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, तो उसको देख के जो पहली फर्म है दैट फर्म डज द बेस्ट विच इट कैन डू, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, डिपेंड्स अपॉन व्हाट द स्ट्रेटजी ऑफ द अदर फर्म विल बी देयर। तो इस चीज़ को इस टेबल की मदद से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम देखें कि जो फर्म ए है इसके जो प्रॉफिट है एडवर्टीज़मेंट के साथ जो है वो 10 करोड़ है, और एडवर्टीज़मेंट अगर ए फर्म नहीं करती तो 6 करोड़ है। यानी कि अगर ए फर्म भी एडवर्टीज़मेंट करती है और बी फर्म भी एडवर्टीज़मेंट करती है तो ए के प्रॉफिट 10 करोड़ है, और अगर ए फर्म एडवर्टीज़मेंट नहीं करती और बी फर्म एडवर्टीज़मेंट करती है तो इसके प्रॉफिट 6 करोड़ है। दूसरी तरफ ए फर्म अगर एडवर्टीज़मेंट करती है और बी फर्म नहीं करती तो प्रॉफिट जो है ए के 15 करोड़ है, और अगर ए फर्म एडवर्टीज़मेंट नहीं करती और बी फर्म भी एडवर्टीज़मेंट नहीं करती तो ए के प्रॉफिट जो है वो 20 करोड़ है। इसका मतलब ये हो गया कि ए के प्रॉफिट यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट के साथ ज़्यादा हैं 10 करोड़ 6 के मुकाबले, और यहाँ पे 20 करोड़ है 15 के मुकाबले। इसका मतलब एडवर्टीज़मेंट अगर करती है तो प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा है, और अगर एडवर्टीज़मेंट नहीं करती तो प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि ए की अपनी कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है। ए की स्ट्रेटजी इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि बी फर्म क्या करेगी। अब अगर इस टेबल को देखें तो बी फर्म जो है, बी फर्म की डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या है। अगर बी फर्म एडवर्टीज़मेंट करती है तो प्रॉफिट 5 करोड़ है और नहीं करती तो 0। सिमिलरली बी फर्म यहाँ पे अगर एडवर्टीज़मेंट करती है तो प्रॉफिट 8 करोड़ है और अगर नहीं करती तो 2 करोड़। इसका मतलब क्या हो गया, बी फर्म के जो प्रॉफिट मैक्सिमम है एडवर्टीज़मेंट के साथ, तो इसका मतलब इसने तो एडवर्टीज़मेंट करनी ही करनी है क्योंकि इसके प्रॉफिट एडवर्टीज़मेंट के साथ ही ज़्यादा है, 0 के मुकाबले 5 और 2 के मुकाबले 8। तो इसका मतलब ए को पता लग गया कि बी की स्ट्रेटजी जो है वो एडवर्टीज़मेंट करने की है। तो अब ए ये डिसाइड करेगी कि बेस्ट क्या है, एडवर्टीज़मेंट की जाए, क्योंकि अगर ए बी फर्म एडवर्टीज़मेंट करती है तो ए के प्रॉफिट 10 करोड़ है, अगर नहीं करती तो 6 करोड़। इसका मतलब अगर बी फर्म एडवर्टीज़मेंट करती है तो बेस्ट स्ट्रेटजी द बेस्ट ए कैन डू इज़ टू एडवर्टीज़, उसको भी एडवर्टीज़मेंट करनी चाहिए। सो देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम कि बी अगर एडवर्टीज़मेंट के ऊपर पैसा खर्च करती है तो ए भी एडवर्टीज़मेंट के ऊपर पैसा खर्च करेगी। सो देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम विच इज़ कॉल्ड द नैश इक्विलिब्रियम।